नमस्कार। एड्यू वेंचर के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। इनोवेशन पार्ट 5 के इस एपिसोड में हम कुछ और आइडिएशन टेक्निक जैसे एनालॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। एनालॉजी टेक्निक एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका है जिसमें आइडिया उत्पन्न करने के लिए सीमिंगली अनरिलेटेड चीजों के बीच में तुलना की जाती है। ये एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में पावर ऑफ ट्रांसफरिंग इनसाइट का लाभ उठाता है, जिससे इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं। ये इस आइडिया पर आधारित है कि किसी समस्या और किसी अन्य चीज के बीच में सिमिलरिटीज ढूंढने से हमें नए पर्सपेक्टिव प्राप्त होते हैं और हम नोवेल सॉल्यूशंस खोज सकते हैं। ये तकनीक अनकन्वेंशनल पैटर्न से मुक्त होकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को प्रोत्साहित करती है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कोर प्रॉब्लम की पहचान की जाती है और फिर अन्य डोमेन में एनालॉगस सॉल्यूशन को तलाश किया जाता है। अब एनालॉजी के 4 प्रकार होते हैं। पहला है डायरेक्ट एनालॉजी। डायरेक्ट एनालॉजी एक चिंतन पद्धति है जिसमें समाधान खोजने के लिए एक क्षेत्र की समस्या को सीधे दूसरे क्षेत्र की समान समस्या से तुलना की जाती है, सिमिलर प्रॉब्लम से तुलना की जाती है। इसमें किसी समस्या और किसी अन्य क्षेत्र में सिमिलर सिचुएशन के बीच में पैरेलल्स ड्रॉ किए जाते हैं, जो अक्सर नेचर और टेक्नोलॉजी में मौजूद होते हैं। डायरेक्ट एनालॉजी एक क्षेत्र से सॉल्यूशन बोरो करके उधार लेकर उन्हें दूसरे क्षेत्र में लागू करके नवाचार में मदद करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल, प्रॉब्लम है अधिक कुशल और क्वाइट फैन डिजाइन करना, शांत फैन डिजाइन करना। अब एनालॉजी क्या है? उल्लू के पंखे कैसे शांत उड़ान भरते हैं, कोई आवाज नहीं करते। तो आइडियाज क्या हैं? उल्लू के पंखों से प्रेरित दांतेदार किनारे वाले पंखे के बेड होना चाहिए। दूसरा, ब्लेड डिजाइन जो उल्लू की उड़ान के एयर फ्लो पैटर्न की नकल करता हो। तीसरा, फ्लैन ब्लेड मटेरियल जो उल्लू के नरम पंखों की तरह साउंड को एब्जॉर्ब करे। दूसरी समस्या है एक सेल्फ क्लीनिंग सरफेस डिजाइन करना, गंदगी ना लगे, उसमें पानी ना भरे। तो एनालॉजी क्या है? कमल के पत्ते पानी और गंदगी को कैसे रिपेल करते हैं। और आइडियाज क्या है? कमल के पत्तों के समान माइक्रोस्कोपिक टेक्सचर वाली सतह बनाना, एक कोटिंग विकसित करना जो कमल के पत्तों के हाइड्रोफोबिक गुणों की नकल करता हो। एक ऐसी सतह डिजाइन करना जो कमल के पत्ते के समान माइक्रोस्कोपिक हेयर जैसी स्ट्रक्चर का उपयोग करती हो। तीसरा उदाहरण है कि एक अधिक कुशल ट्रैफिक फ्लो सिस्टम को डिजाइन करना। एनालॉजी क्या है कि चींटियों की कॉलोनियां कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक पैटर्न का मैनेजमेंट कैसे करती हैं। आइडियाज क्या हैं? चींटी की कॉलोनी एल्गोरिथम पर आधारित एक डिसेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को
इंप्लीमेंट करना, डिजाइन करना। दूसरा, चींटियों के कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की नकल करना और सेंसर और डेटा एनालिसिस का उपयोग करना। अगला है, जैसे चींटियां फेरोमोन की सहायता मात्रा के आधार पर अपना रास्ता बदलती हैं, उसी प्रकार से एक ऐसा ट्रैफिक सिस्टम बनाना जो ट्रैफिक डेंसिटी के आधार पर बदलता हो। अब चौथी एग्जाम्पल है, समस्या है, एक ज्यादा रोबस्ट और फ्लेक्सिबल रोबो आर्म बनाना, डिजाइन करना। एनालॉजी क्या है कि हाथी की सूंड वस्तुओं को किस प्रकार से कंट्रोल करती है। अब आइडियाज क्या है? हाथी की सूंड की तरह सेगमेंटेड फ्लेक्सिबल जॉइंट वाली रोबो आर्म बनाना, हाथी की सूंड की टच सेंसिटिविटी की नकल करना, हाथी की सूंड की मसल की तरह रोबो आर्म की गति को कंट्रोल करने के लिए एयर प्रेशर का उपयोग करना। नेटवर्क में डेटा पैकेज जिस तरह से मूव करते हैं वो वैसा ही है जैसे पोस्टल सिस्टम में लेटर सॉर्ट कर किए जाते हैं और डिलीवर करने के तरीके होते हैं, ये एक समान है। विभिन्न कंपनियां अपनी टीम वर्क और लीडरशिप मॉडल को मधुमक्खियों के छत्तों के एक साथ एफिशिएंटली काम करने के तरीके से इंस्पायर होकर डिजाइन करती हैं। पनडुब्बी के डिजाइन इस बात से इंस्पायर्ड हैं कि कैसे मछलियां पानी के नीचे एफिशिएंटली चलने के लिए अपने शरीर को स्ट्रीमलाइन करती हैं। ये पानी के रेजिस्टेंस को कम करता है और गतिशीलता मूवमेंट में सुधार लाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में रूटिंग एल्गोरिथम इस बात की नकल करते हैं कि चींटियां भोजन प्राप्त करने के लिए सबसे छोटा रास्ता कैसे खोजती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, लॉजिस्टिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। सौर पैनलों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पौधे एनर्जी उत्पन्न करने के लिए सनलाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। ये सौर ऊर्जा एफिशिएंसी में सुधार करता है। अगला है पर्सनल एनालॉजी। पर्सनल एनालॉजी में ऑब्जेक्ट या सिस्टम के रूप में स्वयं को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, खुद को रखा जाता है। इसमें एनालाइज किए जा रहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर स्वयं को रखा जाता है। ये क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक है जिसमें व्यक्ति खुद को किसी ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट या प्रोसेस के रूप में कल्पना करता है ताकि उसे बेहतर ढंग से समझ सके। अब इसके उदाहरण हैं। पहला है अधिक कंफर्टेबल और यूजर फ्रेंडली हॉस्पिटल बेड डिजाइन करना। एनालॉजी क्या है? कल्पना करो कि एक मरीज लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े पड़े सीमित रहते हुए उसको कैसा लगता है। तो आइडियाज क्या है कि बेडसोर को रोकने के लिए एडजस्टेबल प्रेशर पॉइंट्स वाला बिस्तर होना चाहिए, इंटीग्रेटेड एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन फीचर्स वाला बेड होना चाहिए, एक बिस्तर जिसे कंफर्ट और मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए आसानी से विभिन्न स्थितियों में एडजस्ट किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। अगली समस्या है एक अधिक इंगेजिंग और इमर्सिव म्यूजियम एग्जिबिट्स को डिजाइन करने वाला सिस्टम बनाना। एनालॉजी है कि अगर मैं इस प्रदर्शनी का विजिटर होता तो मुझे कैसा महसूस होता।
अब आइडियाज क्या आ रहे हैं कि इंटरएक्टिव एग्जिबिट्स बनाएं जो विजिटर्स को टच, फील और एक्सप्लोर करने की परमिशन दें। इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाने के लिए साउंड, लाइट और सेंट का उपयोग करें। आवाज, लाइट और सुगंध का उपयोग करें। इमोशनल स्तर पर विजिटर से जुड़ने के लिए कहानी कहने और नैरेटिव बनाने के तत्वों को शामिल करें। अगला एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए एफिशिएंट सेफ्टी हेलमेट डिजाइन करना। एनालॉजी है, यदि मैं खतरनाक वातावरण में हेलमेट पहने होता तो मुझे कैसा लगता। अब आइडियाज हैं कि एनवायरनमेंट की कंडीशंस की मॉनिटरिंग करने वाले इंटीग्रेटेड सेंसर्स के साथ एक हेलमेट डिजाइन करना, बेहतर वेंटिलेशन और कंफर्टेबल फीचर्स के साथ हेलमेट बनाना, श्रमिकों को उनका काम से ध्यान हटाए बिना क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देने के लिए हेड्स अप डिस्प्ले करना, हेड के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अगला है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यदि मैं एक कंप्यूटर होता तो मेरा मस्तिष्क प्रोसेसर होता, मेरी मेमोरी हार्ड ड्राइव होती, मेरे हाथ कीबोर्ड और माउस होते। इस प्रकार से ह्यूमन टर्म में कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझने में मदद मिलती है। अगला है सॉफ्टवेयर डीबगिंग एज ए डिटेक्टिव। अगर मैं सॉफ्टवेयर डीबगिंग करता तो मैं समस्या की जड़ खोजने के लिए हिडन क्लूज की खोज करने वाला जासूस बन जाता। कोडिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को ये बढ़ावा देता है। अगला है सिंबॉलिक एनालॉजी। इसमें आइडिया को जनरेट करने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या मेटाफर्स का उपयोग किया जाता है। सिंबॉलिक एनालॉजी में एक कॉमन अंडरलाइंग पैटर्न की पहचान करने के लिए रिश्तों के दो सेटों की तुलना की जाती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है साइबर सुरक्षा कंपनी के लिए एक लोगो डिजाइन करना। एनालॉजी क्या है? सिंबॉलिक एनालॉजी, कौन से प्रतीक सुरक्षा, संरक्षा और सतर्कता का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आइडिया है कि प्रोटेक्शन के प्रतीक ढाल या किले वाला लोगो होगा, विजिलेंस का प्रतीक आंख या उल्लू वाला लोगो होगा, सिक्योरिटी का प्रतीक डिजिटल लॉक या चाबी वाला लोगो होगा। इसी तरह से एक दूसरी समस्या है कि एक लग्जरी घड़ी ब्रांड के लिए मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करना। एनालॉजी है कि कौन से सिंबल्स एलिगेंस, सोफिस्टिकेशन और टाइमलेसनेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आइडिया क्या है कि टाइमलेस की भावना जगाने के लिए क्लासिक आर्किटेक्चर या आर्ट की इमेज का उपयोग किया जा सकता है। सोफिस्टिकेशन को व्यक्त करने के लिए एलिगेंट टाइपोग्राफी का उपयोग किया जाता है। लग्जरी का सुझाव देने के लिए वार्म गोल्डन लाइटिंग का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है कंप्यूटर साइंस एनालॉजी। एक सीपीयू कंप्यूटर के लिए वैसा ही है जैसा एक हृदय
मानव शरीर के लिए है। तो सिंबॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सीपीयू अनुपात कंप्यूटर बराबर है हार्ट अनुपात ह्यूमन बॉडी। अब हम फैंटेसी एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। ये अंतिम है। इसमें क्रिएटिव थिंकिंग को जगाने के लिए इमेजिनरी या फैंटास्टिकल स्थितियों की कल्पना की जाती है, इसका उपयोग किया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि जैसे वेलक्रो का डिजाइन जिसने किया है जॉर्ज डी मेस्ट्रल, उसने अपने कुत्ते के फर से चिपके हुए बर्स से इंस्पायर होकर के ये डिजाइन किया। उसने देखा कि बर्स पर छोटे छोटे हुक देखे और इस सिद्धांत पर एक नए प्रकार का फैशनर बनाने का प्रयास किया और उसे लागू किया। आर्किटेक्ट्स अक्सर इमारतों को डिजाइन करने के लिए नेचर से समानता का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक हनी कॉम्ब की संरचना एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ एक इमारत डिजाइन करने को इंस्पायर कर सकती है। कुछ आधुनिक हाई स्पीड ट्रेन के निर्माण में किंगफिशर जैसे कुछ पक्षियों को पानी में गोता लगाने के तरीके से देख करके इंस्पिरेशन ली गई, जिससे कि ड्रैग को कम किया जा सके। अगला है ह्यूमन ब्रेन वर्सेस न्यूरल नेटवर्क। जिस तरह ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स सूचना को प्रोसेस करने के लिए एक साथ काम करते हैं, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क निर्णय लेने और प्रेडिक्शंस करने के लिए स्ट्रक्चर की नकल करते हैं। अगला है बी कॉलोनीज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। मधुमक्खियां डिसेंट्रलाइज्ड लेकिन अत्यधिक एफिशिएंट मैनर से काम करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम पैरेलल रूप से कार्यों को प्रोसेस करते हैं और एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा सुधार करते हैं। अगला है ट्री ब्रांचिंग वर्सेस कंप्यूटर नेटवर्क। जिस तरह पेड़ सूरज की रोशनी के संपर्क में रहने को ऑप्टिमाइज करने के लिए शाखाओं में बढ़ते जाते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क या रोड नेटवर्क को कनेक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला है बर्ड माइग्रेशन वर्सेस सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। माइग्रेशन में पक्षी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए मैक्सिमम सर्वाइवल के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो बचें, फेटल रेट कम हो, वेल प्लान्ड रूट्स पर प्रवास करते हैं। ठीक उसी तरह लॉजिस्टिक कंपनीज ईंधन दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी और कॉस्ट में कमी के लिए रूट्स को ऑप्टिमाइज करती हैं। अगला है एंट कॉलोनीज वर्सेस ट्रैफिक फ्लो। चींटियां फूड सोर्सेस की ओर अपने मार्गों को ऑप्टिमाइज करने के लिए फेरोमोन्स का उपयोग करती हैं। उसी प्रकार ट्रैफिक सिस्टम या डिलीवरी नेटवर्क रियल टाइम डाटा का उपयोग करके मार्गों को ऑप्टिमाइज करते हैं। अगला है कैमोफ्लेज इन एनिमल्स
वर्सेस मिलिट्री स्टील्थ टेक्नोलॉजी। गिरगिट और कटल फिश अपने सराउंडिंग में घुलने मिलने के लिए रंग बदलते रहते हैं। उसी तरह से सैन्य विमान और कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, जो सैन्य यूनिफॉर्म्स होती हैं, ड्रेसेस होती हैं, में स्टील्थ टेक्नोलॉजी की प्रेरणा मिलती है। डीएनए रेप्लिकेशन वर्सेस डाटा बैकअप सिस्टम। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन इंश्योर करती है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन सटीक रूप से कॉपी की गई है, ठीक उसी तरह से डाटा बैकअप सिस्टम लॉस को रोकने के लिए रिडंडेंसी बनाते हैं। वाटर साइकिल वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग। वाटर साइकिल यानी इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह होता है, जहां डेटा को कंटिन्यूअस फ्लो में स्टोर करना, प्रोसेस करना और रिट्रीव किया जाता है। इकोसिस्टम वर्सेस बिजनेस इकोसिस्टम। जिस तरह से एक इकोसिस्टम में अनेक प्रजातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, उसी तरह से सप्लाई चेन में एफिशिएंट बिजनेस करने के लिए हम विभिन्न स्टेक होल्डर्स पर निर्भर करते हैं। स्पाइडर वेब वर्सेस इंटरनेट नेटवर्क। जिस तरह मकड़ी का जाला अपनी इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर के कारण मजबूत होता है, उसी प्रकार से इंटरनेट अपने डिसेंट्रलाइज्ड और रिडंडेंट कनेक्शनों के कारण रेजिलिएंट होता है। अब मैं एनालॉजी से संबंधित इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। अगले मंगलवार को हम इनोवेशन पार्ट 6 में किसी अन्य रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।